हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फ्रैक्टल फ्रंटियर मैथ्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने नॉर्मल फॉर्म में कैसे परिवर्तन करना है वो हमने डिस्कस किया था, रिडक्शन इन नॉर्मल फॉर्म। तो कोई भी इक्वेशन दे रखी है उसमें हम फर्स्ट डेरिवेटिव को हटा देते थे और हमें इस प्रकार का नॉर्मल फॉर्म मिलता है, जहाँ पर आई, एस और यू के जो है हमने फॉर्मूला दे रखे थे। यू का ये फॉर्मूला, आई और एस के ये फॉर्मूला है। तो उससे हम क्या कर सकते हैं, दी गई रैखिक अवकल समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर हम x को किसी वेरिएबल z से चेंज कर दें, यानी कि स्वतंत्र चर को परिवर्तन कर दें, तब हम दिए गए अवकल समीकरण का सॉल्यूशन ज्ञात कर सकते हैं। तो मेथड को डिस्कस करते हैं हम। तो मान लेते हैं, माना दी गई अवकल समीकरण, तो ये इक्वेशन दे रखी है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब हम जो है z को, जो चर है z में परिवर्तन करेंगे। तो मान लेते हैं, माना z को सम फंक्शन ऑफ x मान लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से स्वतंत्र चर को जो है हमने स्वतंत्र चर x को z में चेंज कर दिया, तब समीकरण एक जो है निम्न रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स की जगह अब क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। p की जगह हो जाएगा आपका p1 और q की जगह हो जाएगा आपका q1 इज इक्वल टू r की जगह r। जहाँ p1 q1 और r1 जो है वो किसके फंक्शन है, z के फंक्शन है। और कैसे कैलकुलेट करेंगे इनको, जहाँ पर p1 है आपका डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस p डी जेड अपॉन डी एक्स डिवाइडेड बाई डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। q1 फंक्शन है आपका q अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, और r फंक्शन है आपका r अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूले को याद रखने के लिए आपको सब में डी जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर का डिवाइड हो रखा है, और Q1 में Q अपॉन डिवाइड, R1 में R अपॉन डिवाइड, लेकिन P1 थोड़ा सा चेंज है क्योंकि इसमें क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी आ रहा है। तो इस प्रकार से आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। अब बात करेंगे कि ये जो z का फंक्शन है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो z का फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए तो चर z का चयन इस प्रकार करते हैं कि Q1 इक्वल टू 0 या फिर अचर ही मान लेते हैं। Q1 इक्वल टू सम कांस्टेंट। तो Q1 को सम कांस्टेंट रखेंगे तब क्या हो जाएगा आपका, डी जेड अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे और वहाँ से हम किसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, z की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि P1 को क्या मान सकते हैं, 0। तो दोनों ही प्रकार से जो है हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो Q, ये तो हमारा जो इक्वेशन है, ये जो भी बनेगा इक्वेशन नंबर 2, ये हमारा सॉल्व हो जाना चाहिए। जो भी हमने मेथड डिस्कस किए हैं, या तो इसके सारे गुणांक क्या होने चाहिए, अचर होने चाहिए, या फिर कॉची आइलर प्रकार का होना चाहिए। बाकी जो है ईजिली हैंडल हो जाएगा। इसको हम एग्जाम्पल्स की सहायता से डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, फर्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। अवकल समीकरण हमें दे रखी है, उसे हमें सॉल्व करना है। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स टू द पावर 4 वाई इज इक्वल टू 0। तो उसमें हम स्वतंत्र चर का परिवर्तन करेंगे। तो पहले दी गई अवकल समीकरण डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाई एक्स
डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स टू द पावर 4 वाई इज इक्वल टू 0। उसको इक्वेशन नंबर हम 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पर P है आपका 2/x, Q है आपका ए स्क्वायर अपॉन एक्स टू द पावर 4 और R क्या है आपका 0। तो मान लेते हैं माना, या फिर हम सीधा ऐसे करते हैं। तो समीकरण 1 में स्वतंत्र चर x को z में परिवर्तन करने पर इक्वेशन क्या बन जाएगी, डी स्क्वायर वाई बाई डी जेड स्क्वायर प्लस पी वन डी वाई बाई डी जेड प्लस क्यू वन वाई इक्वल टू आर वन। इसको इक्वेशन नंबर मान लेंगे 2। अब हमें पी वन क्यू वन और आर वन की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो माना क्यू वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो क्यू वन क्या होना चाहिए, क्यू अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और क्यू की वैल्यू रख देते हैं। क्यू की वैल्यू है ए स्क्वायर अपॉन एक्स टू द पावर 4 अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसको कांस्टेंट मानना है, और कांस्टेंट क्या मानेंगे, जैसे यहाँ ए स्क्वायर दे रहा है तो ए स्क्वायर मान लेंगे ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए। तो इसको हमने ए स्क्वायर मान लिया अचर। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 इक्वल टू डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया। तो डी जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या हो गया, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो डी जेड अपॉन डी एक्स हो जाएगा आपका 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। समाकलन करेंगे इसका, तो z क्या हो जाएगा, माइनस एक्स की पावर -1/2 का -1/2 है, x की पावर -2, और इसका समाकलन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -1 अपॉन एक्स। और अवकलन करेंगे इसका, क्योंकि डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी चाहिए हमें, तो अवकलन करेंगे तो -2 अपॉन एक्स क्यूब। ये हमारे पास आ गया। तो z जो है वो इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पर z क्या हो गया, -1/x। इसको इक्वेशन नंबर मान लेते हैं 3। तो Q1 क्या हो जाएगा, Q1 ए स्क्वायर हो गया आपका, तथा अब P1 निकालेंगे। P1 क्या होगा फॉर्मूला, P1 होगा आपका फॉर्मूला डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस P इंटू डी जेड अपॉन डी एक्स डिवाइडेड बाई डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर है 2 अपॉन एक्स क्यूब प्लस P फंक्शन है आपका 2 अपॉन एक्स, और डी जेड अपॉन डी एक्स कितना है, डी जेड अपॉन डी एक्स हमने निकाला है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी जेड अपॉन डी एक्स का स्क्वायर। डी जेड अपॉन डी एक्स कितना है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऊपर क्या बन रहा है, -2 अपॉन एक्स क्यूब और +2 अपॉन एक्स क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो P1 हो गया आपका 0। तो ज़्यादातर क्वेश्चन में आपका P1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इजीली, तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तथा R1 होता है आपका R अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि R 0 है तो R1 भी क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। अतः जो समीकरण हमें दे रखा है समीकरण नंबर 2, अतः समीकरण 2 से, अतः समीकरण नंबर 2 से इक्वेशन क्या बन जाएगी, डी स्क्वायर वाई बाई डी जेड स्क्वायर, P1 0 है और Q1 है आपका ए स्क्वायर इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को डी की फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर मान लेते हैं 4। ऑलराइट, 3 हमने मान रखा है। तो समीकरण 4 के लिए पहले सहायक समीकरण लिखेंगे। तो समीकरण 4 के लिए सहायक समीकरण ये क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, और m का मान हो जाएगा प्लस माइनस आयोटा ए, या ए आयोटा लिख देते हैं। अतः CF क्या हो जाएगा, CF हो जाएगा C1 कोस ए z ध्यान रखना है यहाँ पे क्योंकि चर आपका z है, C2 साइन ए जेड, तथा PI क्या हो जाएगा, PI हो जाएगा 1 अपॉन, सॉरी PI तो इसमें होगा नहीं डायरेक्ट क्योंकि 0 है इसलिए, तो यही इसका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। अतः समीकरण 4 का व्यापक हल क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू C1 कोस
ए जेड प्लस सी टू साइन ए जेड। लेकिन हमें सॉल्यूशन चाहिए वाई और एक्स में, तो z की जगह क्या रख देंगे, -1/x, तो ये हो जाएगा -a/x सी टू साइन a माइनस a/x। तो एक तरीके से जो आपका सॉल्यूशन मिलेगा y इज इक्वल टू हो जाएगा c1 cos a/x, और साइन क्योंकि कोस के अंदर माइनस होता है बाहर आके प्लस हो जाता है, जबकि साइन के अंदर माइनस होता है तो बाहर आके माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ से इनको दोनों को प्लस भी लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ये हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अब। तो ये एग्जांपल है हमारा, इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसको 4 सही से लिख लेता हूँ। दिया गया अवकल समीकरण डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस कोट एक्स प्लस 4 कॉसिक स्क्वायर एक्स इंटू वाई इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन नंबर मान लेते हैं 1। तो यहाँ पर p फंक्शन है आपका कोट एक्स, q फंक्शन है आपका कोसिक स्क्वायर एक्स 4 के साथ, और r क्या है 0। तो समीकरण 1 में x को चर z से परिवर्तित करने पर हमें क्या मिल जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी जेड स्क्वायर प्लस पी वन डी वाई बाई डी जेड प्लस क्यू वन वाई इक्वल टू आर वन। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। तो अब इसमें z की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो मान लेते हैं q1 इक्वल टू क्या होता है, q अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, और q क्या है आपका 4 कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का स्क्वायर। तो इसको हम मान लेते हैं 4। तो q1 कितना हो जाएगा 4। अब हम z की वैल्यू निकालते हैं, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और डी जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई होके क्या बनेगा, डी जेड अपॉन डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ से हमें डी जेड अपॉन डी एक्स मिल गया कोसेक एक्स। समाकलन करते हैं, तो समाकलन करेंगे तो z क्या हो जाएगा, कोसेक एक्स का समाकलन। कोसेक एक्स का समाकलन क्या होता है, log tan x बाई 2। अवकलन करेंगे तो डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या होगा, कोसेक एक्स का अगर मैंने अवकलन किया तो क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स। नाउ अब P1 की वैल्यू निकालेंगे, तो Z क्या था, ये था, इसको हम इसे बॉक्स में बंद कर लेते हैं। P1 होता है आपका डी स्क्वायर जेड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी जेड अपॉन डी एक्स डिवाइडेड बाई डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। डी स्क्वायर जेड क्या है आपका, माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स, तो माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स प्लस पी क्या था आपका, पी फंक्शन है आपका कोट एक्स, और डी जेड अपॉन डी एक्स है कोसेक एक्स डिवाइडेड बाई डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। तो P1 आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और R1 भी 0 हो जाएगा, तथा R1 0 क्यों होगा, क्योंकि R का फॉर्मूला होता है R1 इक्वल टू R डिवाइडेड बाई डी जेड अपॉन डी एक्स, और R क्या है आपका 0, तो R1 भी क्या हो जाएगा 0। अतः समीकरण नंबर कौन सा था, 3 था, तो 2 समीकरण नंबर 2 से, अतः समीकरण 2 से डी स्क्वायर वाई बाई डी जेड स्क्वायर P1 0 है, Q1 क्या था आपका 4, तो 4 वाई इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। अब इसको इक्वेशन पर सॉल्व करेंगे, डी स्क्वायर की फॉर्म में रखेंगे, तो डी स्क्वायर प्लस 4 वाई इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन नंबर मान लेते हैं 3। इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, तो पहले सहायक समीकरण लिख लेते, तो समीकरण 3 के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन सहायक समीकरण क्या हो जाएगा, d की जगह m पुट करेंगे तो m स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, m हो जाएगा प्लस माइनस 2 आयोटा। तो CF क्या हो जाएगा, CF हो जाएगा C1 कोस 2z प्लस C2 साइन 2z। अतः
समीकरण नंबर कितना था हमारा 3, तो 3 का व्यापक हल क्या हो जाएगा, अतः समीकरण 3 का व्यापक हल क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू C1 cos 2z प्लस C2 sin 2z। लेकिन सॉल्यूशन चाहिए हमें x में, तो z की जगह z का मान रख देंगे, तो ये होगा log 10x/2 C2 sin 2 log 10x/2। ये आपका क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अब। यहाँ पर दी गई अवकल समीकरण, ये x की पावर 6 d²y/dx² प्लस 3x⁵ dy/dx प्लस a² इक्वल टू 1/x²। तो यहाँ पर जो d²y/dx गुणांक है वो 1 नहीं है, तो पहले 1 करते हैं, उसके लिए हम x की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इक्वेशन आपका चेंज हो जाएगा a² x की पावर 6 y इक्वल टू 1/x की पावर आपका कितना हो जाएगा 8। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। यहाँ पर p है आपका 3/x, q है आपका a² की पावर 6 और r है आपका 1/x की पावर 8। तो समीकरण 1 में स्वतंत्र चर x को z से परिवर्तित करने पर क्या मिलेगा हमें, d²y/dz² प्लस p1 dy/dz प्लस q1y इक्वल टू r1। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब हमें z के वैल्यू निकालनी है, तो हम q1 से स्टार्ट करेंगे, तो q1 इक्वल टू क्या होता है, q/dz/dx का स्क्वायर। ऑलराइट, तो q की वैल्यू क्या है, q आपका है a²x की पावर 6, तो ये a²x की पावर 6 डिवाइडेड बाई dz/dx का स्क्वायर इक्वल टू क्या मान लेंगे, a²। तो यहाँ से q1 तो हो गया आपका a², ठीक है। अब बात करते हैं हम z की, तथा dz/dx का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/x की पावर 6 रूट लेंगे, तो dz/dx हो जाएगा 1/x की पावर 3। वैसे आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि हमने रूट लिया है तो प्लस और माइनस दोनों आना चाहिए, तो आप माइनस के साथ भी प्रोसीड कर सकते हो और प्लस के साथ भी, क्योंकि हमें एक ही वेरिएबल चेंज करना है, दो एक साथ हम चेंज करेंगे नहीं। सॉल्यूशन जो है हमारा अप टू कांस्टेंट सेम आने वाला है। तो ये आपका क्या हो गया, dz/dx। इसका समाकलन करेंगे तो z क्या हो जाएगा, dz/dx है x की पावर -3, समाकलन हो जाएगा -1/2x²। ये आपका क्या हो जाएगा, z हो जाएगा, माइनस लोगे तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, इतना सा डिफरेंस होगा, और अवकलन करेंगे इसका तो कितना हो जाएगा, -3/x की पावर 4। ये हो गया। अतः P1 पहले देखते हैं, P1 क्या होगा, d²z/dx² p इंटू dz/dx डिवाइडेड बाई dz/dx का स्क्वायर। d²z कितना है, -3/x की पावर 4। p क्या है आपका, p है 3/x और dz/dx है 1/x³ डिवाइडेड बाई, इसको मैं 1/x की पावर 6 हो जाएगा स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 0। तो P1 हो गया आपका 0। तो आप देखोगे ज़्यादा जो क्वेश्चन आपको दे रखे हैं सब में P1 जो है आपको 0 मिलेगा, तथा R1 क्या होगा, ये होता है आपका r/dz/dx का स्क्वायर। r है 1/x की पावर 8 और इसका स्क्वायर है 1/x की पावर 6, तो क्या बचेगा 1/x²। तो हमारे पास आ गया R1 इक्वल टू 1/x²। अतः समीकरण नंबर 2 से हमें क्या मिल जाएगा, d²y/dz² प्लस a² इक्वल टू 1/x²। लेकिन हमने तो x² को चेंज किया है, तो एक काम करते हैं, यहीं पर हम जो है इसको z में परिवर्तन करते हैं। तो
एक्स की वैल्यू जेड क्या था -1/2x²। जेड इक्वल टू है -1/2x²। -1 -2 से मल्टीप्लाई कर दें तो -2z कितना हो जाएगा 1/x²। तो r क्या हो जाएगा r1 इक्वल टू -2z। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें जो है इक्वेशन को चेंज करना है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा -2z। इसको d की फॉर्म में रखते हैं तो d² + a² y इज इक्वल टू -2z। इसको इक्वेशन नंबर मान लेते हैं 3। अब इसका सॉल्यूशन निकालना है तो CF और PY दोनों निकालेंगे। तो समीकरण 3 के लिए पहले लिखते हैं सहायक समीकरण। समीकरण 3 के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन ये हो जाएगा, d की जगह हम पुट करेंगे तो m² + a² इक्वल टू 0 और m की वैल्यू हो जाएगी ± a/। अतः कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा C1 cos AZ + C2 sin AZ। इसको इक्वेशन मान लेते हैं 4। अब हम PI निकालते हैं तथा PI इक्वल टू होगा 1/d² + a² और फंक्शन है -2z। अब इसको CF निकालना है तो मैं इसको 1/a² कॉमन लेता हूँ तो ये बनेगा 1 + d² -2z। तो ये हो जाएगा -2/a², 1 + d² की पावर -1। अब इसको प्रसार करेंगे द्विपद प्रमेय से तो -2/a² ये हो जाएगा 1 - d² और प्लस जो भी रहेगा हमें मतलब नहीं है क्योंकि d²z 0 हो जाएगा, d³ d4 d5 सब के सब 0 हो जाएंगे। तो केवल आपका सॉल्यूशन हो जाएगा -2z/a²। ये आपका क्या हो जाएगा PI। इसको इक्वेशन नंबर मान लेंगे 5। तो समीकरण 3 का अतः समीकरण 3 का पूर्ण हल या व्यापक हल y हो जाएगा CF + PI। CF क्या था आपका C1 cos AZ + C2 sin AZ और PI आया -2z/a²। तो सॉल्यूशन लिख लेंगे C1 cos Z की जगह रखेंगे -a/2x² क्योंकि -1/2x² है Z की वैल्यू, -a/2x² -2z 2/a² और ये हो जाएगा -1/2x²। तो एक तरीके से जो y होगा सॉल्यूशन वो हो जाएगा C1 cos a/2x² -C2 sin a/2x², 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1/a² + x²। ये दिए गए समीकरण 1 का क्या हो जाएगा पूर्ण हल, जो कि समीकरण 1 का पूर्ण हल कंप्लीट सॉल्यूशन। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो इस एग्जांपल में दी गई अवकल समीकरण ये क्या है d²y/dx² + 3 sin x - cot x dy/dx + 2 sin square x × y इक्वल टू e⁻⁻cos x sin square x। इसको इक्वेशन नंबर मान लेते हैं 1। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो एक तरीके से अगर हम इसको इंस्पेक्ट करें तो यहाँ -cos x है, ये हट जाना चाहिए क्योंकि इसका तो डायरेक्ट समाकलन या कुछ भी नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे -cos x को z मान सकते हैं डायरेक्ट भी, लेकिन हम प्रोसेस वाइज चलते हैं। तो पहले हम PQR की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर P है आपका 3 sin x - cot x, Q है आपका 2 sin square x और R है आपका e⁻⁻cos x sin square x। तो समीकरण में इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करेंगे तो समीकरण 1 में स्वतंत्र चर x को z से परिवर्तित करने पर हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन मिलेगा d²y/dz² + P1 dy/dz
प्लस Q1 y इक्वल टू R1, इसको इक्वेशन मान लेंगे 2। अब हमें z की वैल्यू निकालनी है, तो मान लेते हैं Q1 इक्वल टू क्या है, Q इक्वल टू डी अपॉन डी जेड स्क्वायर। Q क्या था हमारे पास, 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल डिवाइडेड बाई डी जेड अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, इसको मान लेते हैं हम 2। तो यहाँ से Q1 तो आ गया हमारे पास 2, तथा डी जेड अपॉन डी एक्स का स्क्वायर इस इक्वेशन से आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर एक्स, तो डी जेड अपॉन डी एक्स आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स का रूट साइन एक्स। समाकलन करेंगे तो समाकलन हो गया माइनस कोस एक्स, तो z क्या आ गया, माइनस कोस एक्स। और अवकलन करेंगे तो डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। अब हम निकालेंगे p और r1 का, p1 और r1 का मान, तो नाउ p1 हो जाएगा आपका p डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस p डी जेड अपॉन डी एक्स डिवाइडेड बाई डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। डी स्क्वायर कितना है, कोट एक्स, प्लस p कितना है आपका, p है आपका 3 साइन एक्स माइनस कोट एक्स, और डी जेड अपॉन डी एक्स कितना है, साइन एक्स, डिवाइडेड बाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। सॉल्व करते हैं इसको, तो कोस एक्स प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोट एक्स कितना हो जाएगा आपका, कोट एक्स को हम लिख सकते हैं कोस अपॉन साइन, तो ये हो जाएगा माइनस कोस एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स। कोस एक्स से कोस एक्स कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया, तो P1 कितना आ जाएगा, 3। अब तक के जो क्वेश्चंस थे उनमें P1 जो है आपका 0 आ रहा था, लेकिन यहाँ पर आपका P1 कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि Q1 कांस्टेंट है, P1 कांस्टेंट है, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तथा R1 होगा आपका R अपॉन डी जेड बाई डी एक्स का स्क्वायर, R है आपका e टू द पावर माइनस कोसाइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, और डी जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर है e टू द पावर साइन स्क्वायर, सॉरी ओनली साइन स्क्वायर एक्स, तो R1 हो जाएगा e टू द पावर माइनस कोस एक्स, और माइनस कोस एक्स क्या था आपका z, तो R1 हो जाएगा e टू द पावर z। तो समीकरण नंबर जो 2 है वो आपका रिड्यूस हो जाएगा, अतः समीकरण 2 से हमें क्या मिलेगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी जेड स्क्वायर प्लस P1 की वैल्यू 3 थी, 3 डी वाई बाई डी जेड, और Q1 हमारे पास आया था 2, और राइट हैंड साइड क्या बनेगी, e टू द पावर z। d की फॉर्म में लिखते हैं इस इक्वेशन को, डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 y इक्वल टू e टू द पावर z। इस इक्वेशन को मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब इसका CF निकालेंगे और फिर इसका PI निकालेंगे, तो समीकरण 3 का सहायक समीकरण लिखते हैं, d की जगह m रख देंगे तो m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा m प्लस 1 m प्लस 2, फैक्टर कर देंगे इसको, m की 2 वैल्यू आएंगी जो कि होगी -1 और -2, तो अतः पूरक फलन आपका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF इज इक्वल टू C1 e टू द पावर माइनस z प्लस C2 e टू द पावर माइनस 2z। इसको इक्वेशन नंबर हम मान लेते हैं 4। अब हम निकालते हैं PI, तो नाउ PI इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन फैक्टर क्या रहेगा, डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2, ये d का फंक्शन है, और राइट हैंड साइड में आ रहा है आपका e टू द पावर z। तो जब भी e टू द पावर z या e टू द पावर x आता है तो उसका जो गुणांक होता है e टू द पावर z में, z का गुणांक वो हम पुट कर देंगे d की जगह, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 2 e टू द पावर z, ये हो जाएगा 1/6 e टू द पावर z, जो कि आपका हो गया पर्टिकुलर इंटीग्रल। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 5। ऑलराइट, अतः समीकरण नंबर 3 का व्यापक हल या पूर्ण हल क्या हो जाएगा, CF प्लस PI, तो y इज इक्वल टू CF प्लस PI। CF क्या था हमारा, C1 e टू द पावर माइनस z प्लस C2 e टू द पावर माइनस 3z, और PI है 1/6 e टू द पावर z। लेकिन सॉल्यूशन किस में चाहिए हमें, x में, तो z की जगह रख देंगे क्या, माइनस कोस एक्स, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस कोस एक्स, C2 e टू द पावर 3 कोस एक्स प्लस 1/6 e टू द पावर माइनस कोस एक्स।
ये क्या हो जाएगा, दिए गए अवकल समीकरण का पूर्ण हल, जो कि समीकरण 1 का पूर्ण हल, कंप्लीट सॉल्यूशन है। तो इस प्रकार से हम स्वतंत्र चर जो दे रखा है इक्वेशन में x, उसको z से परिवर्तन कर सकते हैं और हम दिए गए इक्वेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बस z में कैसे परिवर्तन करना है कि आपका जो q1 फैक्टर होता है, q1 इक्वल टू q अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर, उसको हम किसी कांस्टेंट के बराबर ले लेते हैं। तो ज़्यादातर उस कांस्टेंट के बराबर लेते हैं जिससे जो पहले से कांस्टेंट है q में वो कैंसिल आउट हो जाए, लेकिन आप कोई भी दूसरा कांस्टेंट भी ले सकते हो, उससे सॉल्यूशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिर आपको p1 कैलकुलेट करना है और फिर r1 कैलकुलेट करना है। तो जो गिवन इक्वेशन है वो कांस्टेंट कोफिशिएंट के इक्वेशन में चेंज हो जाएगी, जिसको आप इजीली CF और PI की हेल्प से सॉल्व कर सकते हो। तो ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम एक मेथड और पढ़ेंगे जो कि फैक्टर का मेथड है। जो ऑपरेटर होते हैं डी वाले ऑपरेटर, तो उन ऑपरेटर को फैक्टराइज करके हम दिए गए इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।